हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 जो है यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर। हम इसे स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलपीपी। अब आइए देखते हैं एलपीपी होता है क्या, उसका डिफाइन और उसका फुल फॉर्म। पहले तो एलपीपी देख लीजिए होता क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी। अब उसका डिफिनेशन ऑफ एलपीपी देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग how to use limited resources of business to achieve a specific objective such as maximum revenue, maximum profit, minimum cost, minimum time, etc. Hence LPP is optimization technique। अब इसने क्या बोला, LPP एक टेक्निक है जिससे हम कुछ ऐसा डिटरमाइन मतलब जिससे हम जैसे कि डिटरमाइन मतलब होता है पता करना, फाइंड करना कि कैसे कम चीज में कम रिसोर्सेस में अपना बिजनेस को अचीव कर सकते हैं अच्छे प्रॉफिट में, जिससे हमें रेवेन्यू मिले, ज़्यादा प्रॉफिट मिले और कम खर्चा हो और कम समय में। उसे हम कहते हैं एलपीपी। फिर एलपीपी क्या है, एक सेफेस्ट टेक्निक है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब सेफेस्ट। एप्लीकेशन ऑफ एरिया फॉर एलपीपी। अब इसके एप्लीकेशन क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। सेकेंड, प्रोडक्ट शेड्यूलिंग डिसीजन। थर्ड, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। अब क्या है, प्रोडक्ट जब मिक्स डिसीजन होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं। फिर प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग टाइम टेबल शेड्यूल बैठाते हैं उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर प्रोडक्ट जब हम लोग एक जगह बांटते हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं कि कहाँ पे कितना बांटना है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वहीं पे यूज होता है, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में तीन चीज जगह पे यूज होता है। प्रोडक्ट मिक्स, शेड्यूलिंग, उसका टाइम टेबल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कैसे बांटना है। फिर मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्या है उसका एलपीपी का, तो पहला है पोर्टफोलियो सिलेक्शन, दूसरा है मीडिया सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, चौथा है स्टाफ प्रॉब्लम्स। पोर्टफोलियो प्रॉब्लम, पोर्टफोलियो का मतलब होता है निवेश सूची, वो भी हिंदी में। लेकिन आसान भाषा में आप देखेंगे तो बहुत सारे आजकल शेयर मार्केटिंग चल रहा है, हमने कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया है उसे हम कहेंगे पोर्टफोलियो सिलेक्शन। अब मीडिया सिलेक्शन, मीडिया सिलेक्शन वो होता है जहाँ पे बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब हमें अलग अलग चैनल पे ऑडियंस बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं मीडिया सिलेक्शन। अब आपको जो चैनल अच्छा लगे आप उसी को सिलेक्ट करेंगे, तो इससे क्या हुआ, वो मीडिया का सिलेक्ट हो गया। फिर आता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह सिटीज में जाके पता करना, मतलब विजिट करना और उसके बाद से किसको कितनी चीज़ का मतलब कहाँ पे किस चीज़ का कितना डिमांड है, फिर उस हिसाब से सामान को, प्रोडक्ट को बेचना। स्टाफ प्रॉब्लम, स्टाफ सिलेक्शन में सेम वही आ जाता है, सबका अपना अपना टाइमिंग होता है काम करने का, किसी का टाइमिंग मैच नहीं कर पाता है, मतलब थोड़ा गलत हो जाता है तो वहाँ पे इश्यू होना, तो उसको बोलते हैं स्टाफ प्रॉब्लम। मिसलेनियस एप्लीकेशन, मिसलेनियस मतलब सिलेबस के बाहर का एप्लीकेशन। एयरलाइन रूटीन में इसका यूज होता है, डाइट प्रॉब्लम में यूज होता है, फार्म प्लानिंग में यूज होता है कि कितना खाद लगेगा, कितना खाद लगेगा, मतलब ज़्यादा कॉस्टिंग होगा उसका खरीदने का कि कम होगा, फिर से प्रॉफिट कितना होगा, जैसे कि हमने एलपीपी में स्टार्टिंग में देखा था। डाइट में भी सेम वही है, खाने का कितना लगेगा और टाइम कितना उसमें कंज्यूम होगा, कम टाइम में कैसे हम उसे हैंडल करें। फिर एयरलाइन में भी वही है कि हमें एयरप्लेन बनाना है मान लीजिए, तो हमें कम पैसे में कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल एयरप्लेन बनाना है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन वे। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एलपीपी। एलपीपी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, आइए देखते हैं। पहला है डिसीजन वेरिएबल, तो आइए देखते हैं डिसीजन वेरिएबल क्या है। डिसीजन वेरिएबल आर द अननोन हुज वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये क्या है, अननोन, जिसका हमें पता नहीं होता है और उसका वैल्यू हमें डिटरमाइन मतलब सॉल्व करके मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिसीजन वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर द नंबर ऑफ चेयर एंड द टेबल टू बी प्रोड्यूस। अब जब कितने नंबर और कितने टेबल्स ऑफ चेयर प्रोड्यूस होते हैं उसे कहेंगे। फिर उसके बाद से क्या होगा, द नंबर्स ऑफ टेबल्स एंड चेयर टू बी प्रोड्यूस। लेट करके हम उसको कंसीडर करें। लेट, जैसे हमें किसी चीज़ का वैल्यू नहीं पता होता तो हम क्या कहते हैं, लेट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ टेबल, जैसे नंबर्स किसी का एज नहीं पता, लेट द एज ऑफ रमेश ऑफ बी एक्स, ऐसे करके हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, वैसे करना है। x1 इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ यूनिट ऑफ टेबल्स
और x2 इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ यूनिट ऑफ चेयर। आइए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद से आ जाते हैं दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इट इज द स्टेटमेंट दैट इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल। ये क्या एक स्टेटमेंट है जो क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑर्गेनाइज हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल। किसके टर्म्स में, डिसीजन वेरिएबल्स, मतलब जैसे नंबर्स ऑफ टेबल चेयर हम लोग ने देखा था उस हिसाब से ये बताता है। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ टू टाइप। इसके कितने टाइप है, टू टाइप्स है। एक से मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जिसको हम मैक्स जेड बोलते हैं, एक है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अब प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है सबको प्रॉफिट चाहिए होता है और बिना प्रॉफिट के ज़िंदगी आगे बढ़ती नहीं है। और कॉस्ट ज़्यादा लग गया तो सबका लॉस होगा, इसलिए हमें कॉस्ट कम चाहिए था, इसलिए इसमें आया मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट कि कॉस्ट को कम करे और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाए। चलिए आइए कंस्ट्रेंट देखते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है। किसका थर्ड पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ एलपीपी का। तो क्या है, कंस्ट्रेंट आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज ऑन द प्रॉब्लम। अब कंस्ट्रेंट क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है, रुकावट है, और लिमिटेशन है कि हमारे पास इतनी ही चीज़ें हैं उतना हमें यूज करना है, तो वो है कंस्ट्रेंट इम्पोज ऑन द प्रॉब्लम, और उससे हमें कुछ प्रॉब्लम इम्पोज आ जाती है। कंस्ट्रेंट आर थ्री टाइप। अब इसके भी तीन टाइप है। पहले क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, ये लेस देन है और इक्वल्स टू। फिर मोर देन और इक्वल्स टू, फिर है इक्वल। फिर आ जाता है चौथा कंडीशन जो है नॉन नेगेटिविटी। ये किसका है, कंपोनेंट ऑफ एलपीपी। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, सिंस प्रोडक्ट कैन नॉट बी इन नेगेटिव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। अब इसने क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब आपने कभी नेगेटिव में पैसा लिया है क्या, -2.30, तो आंसर है नहीं। हम लोग ने कभी भी पैसा लिया है तो पॉजिटिव में ही पैसा लिया है। तो वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल क्या होगा, या तो पॉजिटिव का मतलब कुछ वैल्यू होगा या तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं क्या अजम्पशन इन एलपीपी। एलपीपी के अजम्पशन क्या है, पेपर में पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट। पहला क्या है, कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर लीनियर होना चाहिए, मतलब उसके पावर में 1 होना चाहिए और 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब कोई कितने वेरिएबल आ जाए। फिर द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल कैन बी फ्रैक्शन, वो किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में चलेगा, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। Formulation of linear programming to solve a problem assume that the data is available to specify the problem। अब फॉर्मुलेशन मतलब जो फॉर्मूला होगा वो लीनियर प्रोग्राम में हमें सॉल्व करना है और उसे अज्यूम क्या करना है कि डेटा उसका हमें दिया हुआ और उसको स्पेसिफाई करना है उसके प्रॉब्लम्स। तो इसके बाद से आ जाता है चौथा पॉइंट जो है, द मॉडल अज्यूम दैट द रिस्पॉन्सेज टू द वैल्यू ऑफ the variable are exactly equal to the responses represented by the coefficient। क्या बोला है, जो मॉडल दिया हुआ उसे हम क्या करना है, अज्यूम करना है फॉर किसके लिए, रिस्पॉन्सेज के लिए टू द वैल्यू, जिससे हमें वैल्यू मिले ऑफ द किसका, वेरिएबल का, और भी क्या एग्जैक्टली इक्वल किसके होने चाहिए, रिस्पॉन्सेज जो हमें दिया हुआ है बाय किसके, उसके कोएफिशिएंट से। फिर आए थे फिफ्थ पॉइंट, देयर इज ओनली वन मेजर ऑब्जेक्टिव इन द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगा, सिर्फ एक ही मेजर प्रॉब्लम होगा इसमें। इसके बाद से सिक्स पॉइंट, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कांस्टेंट। जो बाहर के फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, मतलब फिक्स वैल्यू होगा, या तो जीरो या तो कोई भी। फिर सेवेंथ पॉइंट क्या है, एनी चेंजेस इन द कांस्टेंट इन द इक्वलिटी विल हैव अ प्रोफेशनल चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोई भी चेंज होगा कंस्टेंट में वो इक्वलिटी में होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे में ही होगा, और उसके पास कोई प्रोपोर्शनल हो चेंज होगा, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो भी किसके अंदर, इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, इसके अंदर। अब आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ मेथड टू सॉल्व एलपीपी। कितने मेथड है हमारे पास, सिर्फ दो मेथड है, एक है ग्राफिकली मेथड, दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकली मेथड देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल आर 2 वी कैन यूज ग्राफिकल मेथड। अगर हमारे पास दो डिसीजन वेरिएबल्स है, जैसे कि हमारे पूरे सम में x और y है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड। x और y से ज़्यादा आ गया तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल मेथड, और इसको ज्योमेट्रिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सिंप्लेक्स मेथड
इफ द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स आर 2 और मोर देन 2 देन वी प्रीफर सिंप्लेक्स मेथड। अगर एक्स वाई रहेंगे तो भी इसमें यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड मतलब 2 से ज़्यादा भी रहेंगे तो भी इसको यूज कर सकते हैं, ये ऐसा मेथड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अलजेब्रिक मेथड। अब इसके स्पेशल कुछ केस है, आइए देखते हैं। स्पेशल केस इन लीनियर प्रोग्रामिंग, इनफिजिबल सोल्यूशन, इनफिजिबिलिटी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद से इनफिजिबल मीन्स नॉट पॉसिबल, इनफिजिबल मतलब जो पॉसिबल नहीं है, जो हमें नहीं हो सकता। इनफिजिबल सोल्यूशन हैपन व्हेन द कंस्ट्रेंट हैव कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर। अब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता क्या है कि कोई वैल्यू है, जैसे समझ लीजिए हम लोग क्या कहते हैं कॉलम बनाते हैं, आपने बहुत सारा किया ट्रू फॉल्स वाला, तो उसमें अगर नेगेशन मतलब उसका नेगेटिव लग जाता है तो यहाँ पे अगर ट्रू है तो उसका यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो दोनों की ट्रू होगी, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर। मतलब अपोजिट वैल्यू भी रियल वैल्यू की जैसी सेम होगी और दोनों ही सही होगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, और ये पॉसिबल नहीं है क्या सोल्यूशन फाइंड कर सके, विच कैन बी सेटिस्फाई ऑल कॉन्स्टेंट, जो जितने भी कांस्टेंट दिए उसको सेटिस्फाई। कांस्टेंट मतलब क्या, आपको कोई कंडीशन दिया जैसे 2x + 3y इज ग्रेटर देन 5, ऐसे कोई कंडीशन देगा तो उन सबको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इन सबको कांस्टेंट बोलते हैं। अब एक बात नोट कर लीजिए, नोट इन ग्राफिकल मेथड इनफिजिबल हैपन व्हेन वी कैन नॉट फाइंड द फिजिबल रीजन। अब क्या बोला इसने, ग्राफिकल मेथड में इनफिजिबिलिटी कब होता है, जब हम फिजिबल रीजन फाइंड नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे मैक्स डॉट जेड इज इक्वल टू m5x1 + 8x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ऐसे हमें लिखना है। 4x1 + 6x2 ये हमारे कोई कांस्टेंट है, इज स्मॉलर देन 24, 4x1 + 8x2 इज स्मॉलर देन 40, x1, x2 इज लेस देन 0। फिर उसके बाद से हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो इसके हिसाब से इसको ड्रॉ किया गया। ये ग्राफ है किसका, 4x1 + 8x2 = 40, और यह लाइन ग्राफ किसका है, 4x1 + 6x2 इज ग्रेटर देन 24। जब हमारा फिजिबल रीजन नहीं मिलता है, ये देखिए अभी नीचे की तरफ हमारा इशारा कर रहा है, ये हमारा ऊपर की तरफ है। देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन फॉर द लाइन ए बी, लाइन ए बी देखिए इसका नाम भी दिया हुआ है, और लाइन सी डी भी, इसमें कोई फिजिबल रीजन है, सोल्यूशन इज इनफिजिबल। सोल्यूशन क्या है, इनफिजिबल। जहाँ पे दोनों मैच कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब दोनों मैच ही नहीं कर रहे, ये नीचे जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, इसलिए इनफिजिबल रीजन है। अब अनबाउंडेड सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनबाउंडनेस। अनबाउंडनेस मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे अनेक सोल्यूशन। अ सोल्यूशन विच हैज इन्फिनिटी एंड आंसर इज कॉल्ड अनबाउंडेड सोल्यूशन। इन द ग्राफिकल सोल्यूशन द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज फॉलो। इसने डायरेक्टली बोला अनबाउंडेड मतलब क्या है, इन्फिनिट सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन ऐसा है जो इन्फिनिटी आंसर देता है, उसको बोलते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन। और ग्राफिकल मेथड में क्या बोला, जो डायरेक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट किसके, ओरिजिन, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुए उसे हम लोग फॉलो करना है, वो क्या रहेगा, ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन। देखिए यहाँ लिखा है मैक्स जेड, जो मैक्स जेड रहेगा वो कहाँ से रहेगा, हमेशा ओरिजिन के पास से रहेगा, फ्रॉम अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन से दूर जाएगा, और जो टूवर्ड रहेगा ओरिजिन से नीचे आएगा। मतलब अगर हमें ऐसा कंडीशन दिया होगा तो हमें हमेशा ऊपर की तरफ जाना है, और हमें लेस देन का कंडीशन दिया होगा हमें नीचे की तरफ जाना है, मिनिमाइजेशन के हिसाब से। फिर इसके बाद से ये मैक्सिमाइजेशन है, ये मिनिमाइजेशन है। नाउ इन अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इफ वी हैव फॉलोइंग फिजिबल रीजन, अगर हमारे पास कुछ फिजिबल रीजन होंगे, जैसा कि ये देखिए यार लाइन भी ऊपर की तरफ जाए, ये भी ऊपर, मतलब ये सब ऊपर मैच करेंगे, तो देयर इज नो अपर लिमिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कोई अपर लिमिट नहीं है जो ओरिजिन से दूर है। हेंस द आंसर विल बी इन्फिनिटी, आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन होगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे पूरा ये पैक नहीं है, ये ऊपर खुला हुआ है, इसलिए अनबाउंडेड मतलब बंद नहीं है। अब बाउंडेड होता मतलब चारों जगह से पैक हो जाता, 4 चाहे 5 कितने भी साइड हो जाते हैं,
फिर रिडंडेंट कांस्टेंट, रिडंडेंट कांस्टेंट को हम और दूसरे नाम से जानते हैं रिडंडेंसी। अ कांस्टेंट इज कॉल्ड रिडंडेंट व्हेन इट डज नॉट अफेक्ट द सॉल्यूशन। अब इसमें क्या बोला, कांस्टेंट कब हम रिडंडेंट कहेंगे, जब वो किसी सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा। द फिजिबल रीजन डज नॉट डिपेंड ऑन दैट कांस्टेंट। इसमें क्या बोला, जो फिजिबल रीजन रहेगा वो क्या करेगा, और किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, और किस पे, कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं रहेगा। इवन इफ वी रिमूव द कांस्टेंट, जब तक अगर, या फिर यूँ कहो, अगर हम कांस्टेंट को हटा भी दें तो भी उस पर कुछ फर्क नहीं होगा। फ्रॉम द सोल्यूशन, कहाँ से सोल्यूशन थे। द ऑप्टिमल आंसर इज नॉट अफेक्टेड, और जो सही आंसर होगा वो उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल तौर पे है मैक्स डॉट जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट इसका देख ही सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ है। 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन 24। x1 प्लस 3x2 इज स्मॉलर देन 12, ये भी स्मॉलर देन है। x1 इज स्मॉलर देन 16 एंड x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा लास्ट वाला कंडीशन यही रहेगा। अब ये कंडीशन अप्लाई करना है, ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ पे बाउंडेड रीजन बन गया, यहीं पे इसको रिडंडेंट कांस्टेंट कहा गया। आगे देखते हैं। द फिजिबल रीजन फॉर द अबव प्रॉब्लम इज OABC। अब इसने इसको नाम दे दिया है, इसको क्या नाम दे दिया है, O दिया है, AO, यहाँ पे B, समझ लीजिए यहाँ पे B दिया हुआ, यहाँ पे C दे देता हूँ। तो इतने रीजन हमारे बाउंडेड है ना, इसको उसने नाम दे दिया इसको फिजिबल रीजन। द थर्ड कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट द फिजिबल रीजन, हेंस द कांस्टेंट इज x1 इज ग्रेटर देन 16। और जो तीसरा कांस्टेंट है जिसमें x1 इज ग्रेटर देन 60, अब x1 का रो यहाँ पे है और ये 16 है, ये क्या है, अफेक्ट नहीं कर रहा है फिजिबल रीजन, हेंस द कांस्टेंट इज रिडंडेंसी कांस्टेंट। और उसी को बोलेंगे रिडंडेंसी कांस्टेंट। ये नहीं भी आया तो भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर आ जाते हैं अल्टरनेट ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन की तरफ। इसको हम लोग मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या है अल्टरनेट और मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन मीन्स प्रॉब्लम हैज मोर देन वन सोल्यूशन। कोई एक क्वेश्चन दिया, उसका मोर देन एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तो उसको बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन विच गिव्स द ऑप्टिमल आंसर, मतलब बहुत सारे आंसर दे सकता है और वो भी सही आंसर। देयर आर 2 और मोर देन सेट्स ऑफ सोल्यूशन वैल्यू विच गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इसने क्या बोला, 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेट ऑफ सोल्यूशन वैल्यूज होते हैं जो क्या देते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट देते हैं। इन ग्राफिकल मेथड वी कम टू नो दैट देयर इज अ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल मतलब सही सोल्यूशन which is alternative when कब, if slope of objective function is always slope of one of construct then the alternate solution exists। क्या बोला है कि अगर कोई slope of object function है वो भी slope of one of construction के, तो उसके इसमें क्या आएगा, alternative solution। जैसे कि आप नोट कर लीजिए, if equation is ax1 plus bx2 is equals to 0 then slope is s minus a divided by b। आपने अगर 12th में वेक्टर चैप्टर किया होगा या फिर स्लोप पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपको उसमें स्लोप का फॉर्मूला बताया गया होगा, तो ये वही फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, माइनस ए डिवाइड बाई बी। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं, माइनस ए डिवाइड बाई बी। इसी को हमने क्या बोला है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मैक्स डॉट जेड इज इक्वल टू 8x1 प्लस 24x2। सब्जेक्ट कांस्टेंट क्या है, 3x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन 5, x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन 6, x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन 5। स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्या है, अब हमें क्या देखना है, ये ये नहीं, इसका एक, और ये a है, ये b है हमारा वैल्यू, तो माइनस a अपॉन b, तो 8 डिवाइड बाई 24 माइनस, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस 1/3। स्लोप ऑफ सेकंड कांस्टेंट क्या होगा, इसमें स्लोप फाइंड क्या हुआ है, स्लोप का फॉर्मूला है माइनस a अपॉन b। स्लोप मतलब होता है ढलान। फिर इसके बाद से स्लोप ऑफ सेकंड कांस्टेंट का क्या होगा, 1 माइनस 1/3 जो हमें निकाला हुआ है।
therefore alternative solution is exist। अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको इसका आंसर लिखना है क्योंकि ये हम पहले ही पीछे पढ़ चुके हैं, तो इस पर हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट में बता दिया कि ग्रेटर देन है स्मॉल, सॉरी ये स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये इक्वल्स टू है। इसके साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून दोस्तों, हैव अ गुड डे।